नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 5 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आज की तारीख पर चर्चा करते हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण तारीख साथियों, परीक्षा में एकदम छपने वाला तारीख है। 5 मार्च 1931 में एक इतिहास रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी पॉइंट को, इसमें से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिएगा 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और हमारे 1931 में गवर्नर जनरल वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता होता है। इसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 और साथियों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन। इसका डेट क्या है? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। और सभी जो है वर्ष के अंतिम महीने में लगभग होते थे, नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। उसके बाद से साथियों जब 1931 5 मार्च 1931 की तारीख आई तो गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है। और इसी से कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क या कंपनी बाग में चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार करके शहीद हो जाते हैं। फिर बाद में इस अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग का नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर आजाद पार्क हो जाता है। तो इसका डेट क्या है? 27 फरवरी, याद रखेंगे। पहले 27 फरवरी 1931, फिर 5 मार्च 1931। उसके बाद साथियों इसी महीने में 23 मार्च 1931 को सुखदेव सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई है। इसका डेट भी परीक्षा में रहता है। तो 23 मार्च 1931 को। और उसके बाद साथियों 1931 में ही लास्ट के महीने में दिसंबर 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, तो यहाँ से हमको ना कूट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सबसे पहले पहला गोलमेज सम्मेलन हो जाता है नवंबर दिसंबर में, पहला गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद घटना क्या होता है? 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद शहीद होते हैं। उसके बाद घटना होता है 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है साथियों। उसके बाद 23 मार्च की तारीख है, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी की सजा। और फिर दिसंबर 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और फिर साथियों 1932 में अगर आप घटना को देखेंगे तो 1932 में सबसे पहले सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत या मैकडोनाल्ड अवार्ड इसको कहते हैं। इसकी घोषणा होती है अगस्त 1932 में। इसी के विरुद्ध गांधी जी आंदोलन करते हैं पुणे में। और सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है। इसे कहा जाता है पूना पैक्ट। गांधी अंबेडकर के मध्य समझौता को पूना पैक्ट कहा जाता है। तो पूना समझौता या पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? अगस्त 1932। और लास्ट में यानी कि फिर दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। अब एक बात, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? तो आप ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन किए हैं इसमें ध्यान रखिएगा। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, वो भाग नहीं ली, गांधी जी ने भाग नहीं लिया। तो ये गोलमेज सम्मेलन असफल माना जा रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने प्रयास किया कि गांधी जी और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भाग दिलाने के लिए ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ा जाएगा आज के करंट अफेयर को। तो कल पहला प्रश्न था, किस स्थान पर हाल ही में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। दूसरा प्रश्न कल था साथियों, देखिएगा भारत में कहां पर माइक्रोन की सेमीकंडक्टर एटीएमपी सुविधा स्थापित की गई? तो उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात में। तीसरा प्रश्न वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ग्रीस। उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 1 मार्च को। अगला प्रश्न दिल्ली में महिलाओं के लिए परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? तो पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के नए अध्यक्ष कौन बने? उत्तर बी एलोइस जिंगवी। सातवां प्रश्न बोत्सवाना से कितने चीतों को फरवरी 2026 में भारत लाया गया? तो 9 चीतों को भारत में लाया गया और कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश शिफ्ट किया गया। आठवां प्रश्न था एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, यह किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान। दिव्यांग सहायक पोर्टल हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा।
10वां प्रश्न था, हाल ही में गेल के सीएमडी कौन बने हैं? तो उत्तर दीपक गुप्ता गेल के सीएमडी बने हैं। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। यह आज का 5 मार्च का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2025 में बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल वैश्विक श्रेणी में यह अवार्ड किस हवाई अड्डे ने जीता है? उत्तर हो जाएगा बी, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का बंदरगाह है मंगलौर, वहीं पर है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिएगा साथियों, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। दूसरा प्रश्न, ओडिशा का बहुप्रतीक्षित खुर्दा रोड बलांगीर रेल लाइन, खुर्दा रोड बलांगीर रेल लाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो स्वतंत्रता पूर्व 301 किलोमीटर का रेल प्रोजेक्ट है। सही बात है, 301 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन साथियों 70 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया था। अभी जाकर के यह महत्वाकांक्षी बहुप्रतीक्षित खुर्दा रोड और बलांगीर रेल लाइन पूरा हो पाया है। उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में छपने वाला एकदम क्वेश्चन है। इसका प्रोजेक्ट कितना? 5,000 करोड़ रुपए का लागत है, ये भी सही है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के निकट से गुजरता है, उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व के निकट से गुजरता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी कथन सही है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में प्रोफेसर टी के उम्मन का निधन हो गया। हाल ही में प्रोफेसर टी के उम्मन का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? साथियों ये निधन का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बी, जीएनयू के पूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर प्रोफेसर टी के उम्मन, इनका भी हाल ही में डेथ हो गया, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है साथियों 27 फरवरी को। 27 फरवरी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क का दूसरा नाम कंपनी बाग, यहीं पर चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मार करके शहीद हो जाते हैं साथियों पुलिस मुठभेड़ में। उसके बाद इस अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर पड़ जाता है, आजाद पार्क। तो ये तारीख है साथियों 27 फरवरी 1931। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में यूएस बेस्ड सैपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 की स्टडी में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला? साथियों ये अमेरिका के एक सैपियन लैब्स संस्थान है, इसकी रिपोर्ट है ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025, यानी कि वैश्विक मानसिक स्थिति रिपोर्ट, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट। इसमें हमारे भारतीय युवाओं को रैंक मिला है 60। दुनिया में 84 देशों का आकलन किया गया, 84 कंट्री का यह रिपोर्ट आया, रैंकिंग आया। इसमें हमारे भारतीय युवा 60वें स्थान पर है दुनिया में, और टॉप पर देखा जाए तो यूके, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देश हैं टॉप पर। अगर पूछा जाए 55 वर्ष से अधिक आयु में जो लोग हैं उनका उनका रैंकिंग क्या था, तो उसकी रैंकिंग में 49वां स्थान रहा, 49। 55 वर्ष से अधिक आयु के हमारे भारतीय लोगों की रैंकिंग ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट में तो 49, और युवाओं की रैंकिंग अगर पूछा जाए तो 60, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे ऑपरेशन लॉयनस रोर, या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा साथियों रोरिंग लायन, दोनों एक ही बात है, रोरिंग लायन या लायनस रोर, दोनों का मतलब यही हुआ कि दहाड़ता हुआ शेर। ये अभी चलाया गया, पूरे दुनिया इससे रूबरू है, चर्चित है, और अभी भी संघर्ष हो रहा है साथियों इजराइल और ईरान। इजराइल जो अमेरिका के सपोर्ट से साथियों लड़ाई हो रहा है ईरान और इजराइल में। तो ये ऑपरेशन लायनस रोर की शुरुआत किस देश ने की है पूछा जाए तो इजराइल ने किया है। इजराइल ने किसके विरुद्ध किया है? इजराइल ने ईरान के विरुद्ध किया है। इजराइल ने ईरान के विरुद्ध किया है। थोड़ा सा मैप में समझिएगा साथियों, 1947 से लेके 50 के बीच में बसाया गया एक यहूदी देश है, ज्यूस देश है साथियों, नाम है इजराइल। इजराइल पूर्व में फिलिस्तीन देश था, अब इसका नाम है इजराइल। यहाँ पर साथियों दुनिया का, पूरे पृथ्वी का सबसे ज्यादा, सबसे संवेदनशील स्थल स्थित है। माना जाता है 3 धर्मों का यह केंद्र है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये 3 धर्मों का केंद्र है। ये है साथियों, ये वो जगह है इजराइल और फिलिस्तीन वाला। हुआ क्या है अभी, इजराइल जो है यूरोप के देश हैं और अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल को। इजराइल इजराइल की धरती से इजराइल की धरती से ईरान पर टारगेट किया गया। ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, यहाँ पे इराक है। ईरान में टारगेट किया गया, और ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान में जो ईरान के सुप्रीमो थे आयतुल्ला खान खामनेई, उनका जो आवाज था उस पर
बमबारी करके उसको नष्ट कर दिया गया और उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। अब यह हमला हुआ था पड़ोस से ही। माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह हमला इजराइल और अमेरिका ने किया है। तो अगर ये हमला हुआ है तो क्या हमला अमेरिका से किया गया है? नहीं साथियों, अमेरिका बहुत दूर है लोकेशन वाइज। तो ये हमला हुआ कहाँ से? या तो इजराइल से हुआ है या तो अगल बगल के देशों से हुआ है। तो अगल बगल के देशों में कहाँ से हो जाएगा? क्यों अगल बगल के देश आक्रमण करेंगे? तो इसी को समझना है। देखिएगा, यहाँ पे सऊदी अरब देश है, यमन देश है, ओमान देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, अजरबैजान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत। हमारे भारत का साथियों एक सैन्य अड्डा है ईरान में, चाबहार बंदरगाह, शाहिद बेहेश्ती पोर्ट और चाबहार बंदरगाह हमारा मिलिट्री बेस है। यानी भविष्य में कभी किसी देश से अगर आक्रमण हो रहा है तो हमारे देश की सेना, हमारा पोर्ट, हमारा हथियार यहाँ पर रखा हुआ है और उसके बदले में हम इस ईरान देश को किराया देते हैं। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे देशों में अमेरिका का भी मिलिट्री बेस है, सैन्य अड्डा है। ऐसे ही साथ इराक में है, ओमान में है, सऊदी अरब में है, यूएई दुबई में है, कुवैत में है, कतर में है, बहरीन में है। तो जहां जहां यहाँ पर छोटे छोटे जो खाड़ी देश हैं वहां पर अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है वहीं पर ईरान अटैक कर रहा है। जहां अमेरिकी एयरबेस है उन सब पर अटैक करके उसको नष्ट कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर आक्रमण किया है। तो अमेरिका अपने ये जो नजदीकी एयरबेस है इस पर हमला करके ईरान को दबा सकता है। इसीलिए ईरान आनन फानन में अपने ड्रोन से और अपने मिसाइल से इसको टारगेट कर रहा है। तो यही चीजें जो है बहुत सारे युवा साथी हमारे नहीं समझ पा रहे थे कि ये खाड़ी देश से झगड़ा ईरान का है, ये किसका झगड़ा है। तो ये विवाद है साथियों इजराइल और ईरान का, इजराइल और ईरान का। लेकिन इजराइल आप सभी जानते हैं कि अमेरिका प्रायोजित देश है। इजराइल अमेरिका प्रायोजित देश है। अब अमेरिका वहां से लड़ने नहीं आएगा, अमेरिका का अगल बगल में सब जगह सैन्य अड्डा है। ईरान, ध्यान रखिएगा, ये शिया मुस्लिम देश है, शिया मुस्लिम देश है। इसकी राजधानी है तेहरान, तेहरान। और ईरान की प्राचीन सभ्यता का नाम है बेबीलोन सभ्यता। अब ईरान चर्चा में है ना सभी, तो कुछ भी यहाँ से स्टैटिक जीके पूछा जा सकता है, तो सारी बात ध्यान रखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान, शिया मुस्लिम देश है, एकमात्र दुनिया का शिया मुस्लिम देश ईरान देश है। और बेबीलोन प्राचीन सभ्यता, जैसे साथियों हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, इराक की प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है, ऐसे ही ईरान की सभ्यता का नाम प्राचीन सभ्यता का नाम बेबीलोन सभ्यता। ईरान को साथियों प्राचीन में फारस भी कहा जाता है, फारस कहा जाता है। और फारस के नीचे जो खाड़ी स्थित है उसको फारस की खाड़ी कहा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो स्थित देश हैं इनको खाड़ी देश कहा जाता है। गल्फ कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि फारस की खाड़ी में ये सब देश स्थित है, इसलिए इनको खाड़ी देश या गल्फ कंट्री कहा जाता है। तो हम उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा। समझ में आएगा साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एक प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री, जाति मुक्त घोषित करने वाला सौंदला गांव का संबंध किस राज्य से है? उत्तर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है सौंदला गांव, महाराष्ट्र में स्थित है सौंदला गांव। इसने अभी हाल ही में वहां की ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित करके अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर दिया। तो सौंदला महाराष्ट्र का भारत का पहला ऐसा गांव हो गया जिसने जाति मुक्त स्वयं को घोषित कर दिया है। जाति मुक्त सौंदला गांव। उत्तर हो जाएगा सातवां का बी। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, 50 साल पुराने बायोलॉजिकल नियम को फिर से लिखने में मदद किस देश के वैज्ञानिकों ने की? तो हमारे भारतीय महान वैज्ञानिकों ने साथियों सहयोग दे करके वैश्विक स्तर पर एक बायोलॉजिकल नियम में रिसर्च चल रहा था, उसी में सफलता मिली है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का भी उसमें भूमिका महत्वपूर्ण रहा है। आगे हम लोग को बहुत सारे बायोलॉजी के नियम है हमारे सिलेबस में जो हम लोगों ने पढ़ा है। 100 साल से भी कई देशों में पढ़ा जा रहा था, हमारे देशों में 50 साल पुराना जो है पढ़ा जा रहा है। वो सब चेंज हो जाएगा साथियों। देखिएगा 1970 में जीव विज्ञान के बहुत सारे नियम ये सब बदल जाएंगे। बैक्टीरिया जीन विनियमन जैसे कई सारे नियम है, उनके विकास में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आगे इसका डिटेल भी हम लोग करेंगे साथियों। फिलहाल आप याद रखिएगा बायोलॉजिकल नियम जो अभी हाल ही में फिर से लिखा गया है वैश्विक स्तर पर, उसको लिखने में किस देश के वैज्ञानिकों ने मदद की है? तो हमारे भारत के वैज्ञानिक। कितना साल पुराना बायोलॉजिकल नियम है? 50 साल पुराना। किस दशक का है? 1970 के दशक का है। अगला और अंतिम प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत स्टील 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महत्वपूर्ण साथियों, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे भारत में पहली बार भारत स्टील सम्मेलन होने जा रहा है। इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत स्टील 2026। हमारा भारत साथियों जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन देश बन गया, स्टील प्रोडक्टिव देश बन गया। यानी कि इस्पात सबसे ज्यादा उत्पादन दुनिया में चीन करता है और सेकंड पे हमारा भारत करता है। उसी स्टील के प्रदर्शनी के लिए नई दिल्ली में
भारत मंडपम में इस्पात मंत्रालय द्वारा 16 से 17 अप्रैल 2026 को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत स्टील सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हमारे देश में इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमार स्वामी। पूछा जाए स्टील उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन है। सेकंड स्थान पर भारत। ये क्वेश्चन साथियों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ करके स्टील उत्पादन, इस्पात उत्पादन में हमारा भारत सेकंड पर आ गया है। इन साथियों अगर देखा जाए ना अंतर, तो ये 100 मीट्रिक टन करता है, तो हमारा भारत 10 और ये जापान 9, और चौथा अगर पूछा जाएगा तो यूएसए है। चौथा भी आप याद रखे रहेगा।